हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लासेज विद पीसी में। आज हम अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो है क्लास 10th का रसायन विज्ञान, जिसका नाम है चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ये जो है कक्षा 10 के जो है ना हिंदी मीडियम से हम इसकी में बात करेंगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूं। और ये पूरा जो महामारी चल रही है कोविड-19 कोरोना वायरस, वो उसमें आपका पढ़ाई बहुत स्ट्रांग हो और आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, एक बात समझ लीजिए, साइंस जो होता है वो रटने की चीज़ नहीं होता है, वो रटा नहीं जाता है, वो समझा जाता है। समझे? तो समझिएगा, आप जितना समझिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा, आपका एग्जाम अच्छा होगा, अच्छा से आप लिख पाइएगा। समझे? सब कुछ है ना, केयर करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं पहले जानते हैं कि आखिर रासायनिक जो है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं बारीकी से। समझे? याद रखिए, मैं आपको है ना बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है। समझे? अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक होगा हमारा आंसर, यहाँ ये तीनों हमारा आंसर है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए गुण धर्म के साथ नया पदार्थ बनता है। नए गुण धर्म के साथ क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। उदाहरण से समझाते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। तो दूध जो है एक पदार्थ अलग है, समझिए, उससे क्या बन रहा है? उससे क्या बन रहा है? दही बन रहा है। क्या बन रहा है? तो दही बन रहा है। तो आखिर जो दही बनेगा, समझिए, तो उसमें तो कुछ पदार्थ जो है ना नया बना ना, दूध से कुछ नया चीज बन गया। क्या बन गया? दही बन गया। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एक है भोजन का पकना। भोजन जो है एक अलग हो गया, उसका जो पक कर जो नया चीज बनता है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु पर जलाने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चित्र दिया हुआ, तो यहाँ पर चिमटा है, ये बर्नर है और उसके बाद ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, जब इसको जलाया जाता है वायु के उपस्थिति में, तो इसका जो है ना वायु में जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो आई होप यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आगे दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अभिलक्षण क्या है उसका? समझिए, अब देख लेते हैं उसको। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण निम्नलिखित है। जैसे गैस का उत्सर्जन, जैसे जिंक गैस का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। क्या निकलता? निकलना। समझे? जैसे जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया कराया जाता है, समझिए, तो उसमें से क्या प्राप्त होता है? हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आगे दिया हुआ है दो नंबर में ताप में परिवर्तन। आपको अगर लाइट थोड़ा सा नहीं लो दिख रहा होगा तो अपने ब्राइटनेस को है ना, मोबाइल की ब्राइटनेस को या किसी देखते किसी चीज़ का उसको ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ दिखेगा। ताप में परिवर्तन। आगे ताप में परिवर्तन कैसे होता है? ठीक है,
तो इसके हम बात करें जैसे चूने तथा पानी के बीच जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमको बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बूझा हुआ चूना बनता है तथा काफी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होता है। उसमें काफी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा जो है मुक्त होता है, निकलता है, इसमें बहुत ज्यादा निकलता है, समझिए। अगला है अवक्षेपण का बनना। अवक्षेप का बनना समझिए। लेड नाइट्रेट यह एक पारा है ना, ये मरकरी का नाम है, ठीक है। लेड समझिए, जिसको हम मरकरी पारा बोलते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडीन के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो आयोडीन के पीले अवक्षेपण बनते हैं, समझे। लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, अवक्षेपण का बनना। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडीन के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है पता है आपको, वो बनता है आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, आयोडाइड, पीले का अवक्षेपण बनता है, पीला हो जाता है, ठीक है। आयोडीन से बना आयोडाइड, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आगे दिया हुआ है 4 में, अवस्था में परिवर्तन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया में से मेथेनॉल द्रव बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब है ना, उसको है ना दोनों तरफ से है ना अभिक्रिया कराया जाता है तो मेथेनॉल बनता है। या मेथेनॉल जो होता है एक द्रव होता है, समझे। क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। अब है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, किसी भी जैसे लोहे का जंग लगना, तो लोहा में जो है जंग लगता है उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, समझे। वो तो थोड़ा सा नहीं सिल्वर कलर का रहता है, उसमें जंग लगता है तो है ना, और है ना थोड़ा सा नहीं भूरा कलर का हो जाता है, थोड़ा मिट्टी कलर का हो जाता है। तो ये लोहे का, ये सब उदाहरण है उसी का, ठीक है। चलिए मेन टॉपिक एक बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, समझे। तो रासायनिक समीकरण जो है ना, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब उसको रासायनिक समीकरण बनाते हैं तो अभिक्रिया के प्रतीक और सूत्र दोनों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। उदाहरण के तौर पे जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में इसी प्रकार लिख सकते हैं, समझे। तो जैसे ना कोई चीज़ का है ना, कोई चीज़ में लगा है, समझे। तो जैसे फॉर्मूला यहाँ देखिए, फॉर्मूला दिया हुआ है, Mg से होता है मैग्नीशियम, Mg से क्या होता है मैग्नीशियम, प्लस O2 से होता है ऑक्सीजन। जब इसको दोनों का अभिक्रिया बनाते हैं करते हैं तो क्या बनता है हमको MgO। इसको याद रखिएगा, कभी भी है ना ये कंफ्यूजन कर देता है बच्चा को, ये देता है तो अब बच्चा क्या लिख देता है, MgO2 लिख देता है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, समझो अभिक्रिया हो रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आगे दिया हुआ है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें भाग लेता है ना, उसी को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाता है, समझे। पर रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब उसका ना जब बन जाता है, निर्माण हो जाता है, तो उसमें से ना जो पदार्थ निकलता है उसको क्या कहता है, कहा जाता है उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया प्लस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब उसको दोनों को है ना अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है, जबकि मैग्नीशियम जो है उत्पाद है। ये दोनों जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों पहले हैं, समझे। ये देख रहे हैं यहाँ और यहाँ, ये दोनों जो है पहले, समझे। तो इसको जो है ना क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं, अभिकारक। इससे जो निर्माण होकर क्या बना, इससे जो निर्माण होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यहाँ दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसको बोलते हैं
उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण किस कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को आपको समझना है। तो इसमें जो है ना मैं एक वीडियो लाऊंगा, समझे, उसमें आप है ना बहुत बारीकी से समझिएगा और हर संतुलित रासायनिक समीकरण को आप जादू मंत्र से बनाकर आइएगा। ठीक है, तो टेंशन लीजिएगा नहीं, मैं इसे समझा देता हूँ। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक अभिकारकों और उत्पादों के बीच प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होता है वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझिए, तो प्रत्येक तत्व का रासायनिक समीकरण बराबर होना चाहिए। जैसे इधर मान लीजिए इधर 4 है, ठीक है, इधर क्या है 4, पहले यहाँ पर बराबर दे दो, मान लो यहाँ बराबर है और यहाँ इधर भी 4 है। समझे, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये रासायनिक समीकरण है, क्योंकि दोनों तरफ जो है ना 4 है, इधर भी 4 है। ठीक है, तो दोनों तरफ 4 है तो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे Zn जिंक प्लस H2SO4, समझे, H2SO4 इसको हम बोलते हैं। तो H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, समझे, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं। समझे, तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है जब ये दोनों को अभिक्रिया करते हैं, समझे, तो यहाँ पर ZnSO4 प्लस H2 बनता है। समझे, अब इसको कैसे समझाइए तो देखिए बता रही, Zn के पास एक परमाणु है, समझे, और H के पास कितना है? 2 है, और SO4 के पास कितना है? 4 है। समझे, तो जब इसको अभिक्रिया कराइएगा तो ये जो है ना इससे जाकर मिल जाएगा, और जो है ना ये इससे मिलेगा, क्योंकि ये अकेला है, ये अकेला है, और ये जो है ना ये H2 है ना अलग होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। Zn से जिंक सल्फेट इसको बोलते हैं, ZnSO4 को जिंक सल्फेट बोलते हैं, H2SO4 को हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बेसिक समझना है तो हम वीडियो लाएंगे जरूर, जल्द से जल्द वीडियो लाने वाले हैं, तो उसमें आप समझिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं असंतुलित समीकरण के बारे में। तो असंतुलित जो समीकरण है अब यहाँ पर देख रहे हैं, समझे, असंतुलित समीकरण ऐसा समीकरण रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में एक या एक से अधिक तत्व के परमाणु संख्या असमान हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें है ना एक तत्व और दूसरे तत्व के दोनों का है ना मान बराबर नहीं होगा। समझे, जिस तत्व का जो है ना परमाणु संख्या है ना समान नहीं होगा वो जो है ना असंतुलित समीकरण कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तरफ में यह Mg के पास 1 है परमाणु संख्या, और O के पास कितना है? तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 परमाणु संख्या, ये दिख रहा है ना 2 परमाणु संख्या है। तो दोनों से बना क्या? MgO, क्या बना? MgO बना हुआ। ठीक है, तो दोनों के पास जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 है, समझिए, तो यहाँ पर तो है ही नहीं है, समझिए, और Mg यानी कि मैग्नीशियम के पास तो है ना 1 है, तो यहाँ पर दोनों के पास जो है ना बराबर होना चाहिए, समझिए, तो तब जाकर ये समान होता, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, समझिए, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास क्या है कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाता है, यानी कि प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर होता है तो रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए बात करते हैं समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है। भाई उसकी कुछ है ना नियम होगा, समझे, उसकी जरूरत क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण के द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। समझे, अब किसी भी है ना
द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार कहता है कि रासायनिक समीकरण में न उसका निर्माण हो सकता है और न ही उसका विनाश हो सकता है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादित तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। समझे, अब इसमें दो चीज दिया हुआ है, ये उत्पादों के तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान दोनों क्या होता है कि बराबर होता है। समझे, क्या होता है कि बराबर होता है। समीकरण की आवश्यकता है, समझे, उसका नियम है। समझे, अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले उनके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है। इसके लिए हमें कंकाल समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। इसी को है ना कंकाल समीकरण का नाम दिया गया। समझे, संतुलित करने की जो आवश्यकता होता है इसको कंकाल समीकरण का नाम दिया गया है। अब इसे घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, जैसा कि आगे दिया हुआ है रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निर्देश क्या है। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए समीकरण के सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का चिन्ह निशान लगाते हैं। ठीक है, जब है ना अभिकारक रहता है और प्रतिफल जो हमारा आता है बाद में, समझिए, तो उससे पहले बीच में होना तीर का निशान होता है। कैसा निशान होता है, तीर का इस टाइप का निशान होगा। ठीक है, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे Mg, ठीक है, क्या है Mg, यहाँ पर आ गया Mg, सपोर्टेड मानते हैं MgO। ठीक है, वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद, ये हो गया उत्पाद, ये हमारा अभिकारक, ये हमारा उत्पाद हो गया। ठीक है, कहता है इसका दूसरा पॉइंट है अभिकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच जोड़ का चिन्ह लगा दिया जाए। एक से अधिक होने पर उसके बीच के क्या चिन्ह लगा देते हैं, अभिकारकों में भी हो सकता है या उत्पादों में हो सकता है। समझे, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आकर जुड़ गया, समझे, जुड़ गया तो इसके बीच में है ना, दोनों के बीच में है ना एक जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। कैसा चिन्ह दिया जाता है, जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। समझे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण के निर्देश बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आगे दिया हुआ है यहाँ पर उसका है ना कुछ नियम दिया, यानी कुछ है ना उदाहरण दिया हुआ है। C+O2 दोनों को है ना अभिकारक किया जाता है तो CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2। समझिए, C+O2 से CO2 बनता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट में दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दूसरा समय यहाँ पर सूत्र नहीं डाल सकते। समझे, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छोटे रासायनिक समीकरण को हल करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे। समझिए, अगर छोटा मोटा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि, से यहाँ पर दिख रहे हैं हीट एंड ट्रायल विधि, ये नहीं है लेकिन उससे पहले मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। समझे, यहाँ पर जैसे कि दिखाए थे, ये हीट एंड ट्रायल विधि से ये उपयोग किया गया था। ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। छठा में दिया हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बताने के लिए उनके साथ कोष्ठक में ठोस के लिए S यानी कि द्रव के लिए I और गैस के लिए G लगाते हैं। ठीक है, ठोस के लिए S, द्रव के लिए I और G, गैस के लिए क्या होते हैं G, उसको लिख देते हैं। यानी कि जब संरचना लिखना पड़ता है तो यहाँ पर G से गैस होता है, I से है ना द्रव हो गया और S से जो होगा वो हमारा ठोस होगा। समझिए, क्या होगा, ठोस। S से सॉलिड, I से स्टेट और G से गैस में। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आगे दिया हुआ है, समझ गए होंगे आप इसको। अभिकारक तथा उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होता है, जब जलीय विलयन के रूप में होता है
तो उनके साथ जो है ना कोष्टक में ए क्यू लिखा जाता है, जिसको हम पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए क्यू बोलते हैं। समझिए उसमें ए क्यू लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर में दिया हुआ CaO, यहाँ पर ये ठोस है, समझिए दो सब क्या है, ठोस है, प्लस H2O ये यानी द्रव है, ये क्या है, द्रव है। उसके बाद क्या बना, CaH2 एक, यानी दोनों मिलकर एक यानी पदार्थ बन गया, ठीक है। तो 7वां पॉइंट दिया हुआ है समीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर तीर का चिन्ह निशान लगा दिया जाता है। जब क्रिया को उत्कृष्ट किया जाता है तो दोनों तरफ क्या चीज़ का चिन्ह लगा दिया जाता है, तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। अभिकारक उत्पन्न संपन्न होने के लिए आवश्यकता ताप, बट, दाब तथा उत्प्रेरकों तीर निशान उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर लिख दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब गैस उस निकलता है तो यहाँ पर इस टाइप का तीर बना दिया जाता है ऊपर वाला, ठीक है। इस टाइप का समझिए, ये तीर हो गया, ठीक। 9वां पॉइंट कहता है कि उसमें उष्मा छेपी के लिए प्लस उष्मा और उष्मा शोषी के लिए माइनस उष्मा दाईं ओर लिखा जाता है। समझ, उष्मा छेपी के लिए प्लस उष्मा और बाईं ओर है ना, अगर है ना उष्मा शोषी हो रहा है तो वो क्या होगा था, माइनस उष्मा लिखा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यह समझिए आपको है ना आ गया होगा, समझिए।